क्या नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया? और हमें जो बातें बरसों से कही गई कि बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा को विध्वस्त करके रख दिया, वो सारी बातें गलत है। जेएनयू के इतिहास प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका शर्मा इस बात पे बार बार तवज्जो दे रही है कि ब्राह्मणों ने नालंदा को जला दिया। चाहे वो अपना YouTube चैनल हो या फिर एक्स पे उनके ट्वीट्स हो, वो इसी बात को उजागर करती रहती है। और ऊपर से वो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे ये दावा करती है कि उनके नालंदा में कही गई बातों को कोई गलत साबित करके दिखा दे। तो चलिए पूरे प्रमाण और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नालंदा को किसने जलाया। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा प्राचीन काल का एक प्रख्यात बुद्ध महाविहार था, जो मध्य युग के मगध से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में स्थित थे। नालंदा को गुप्त साम्राज्य के कालखंड के दौरान स्थापित किया गया, करीब 5वीं सदी में। नालंदा से प्राप्त एक शिलालेख के हिसाब से 5वीं सदी के एक राजा सक्रादित्य ने नालंदा की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों की माने तो सक्रादित्य ही मशहूर गुप्त राजा कुमार गुप्त एक हैं। इसके अलावा नालंदा में खोजे गए कई अभिलेखों से इस बात की सूचना मिलती है कि कुमार गुप्त ही वो राजा थे जिसने नालंदा मठ विश्वविद्यालय का स्थापना की। 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक कई हिंदू राजा जैसे बुद्धगुप्त, पालादित्य, हर्षवर्धन और पाला साम्राज्य के राजा ने इस मठ विश्वविद्यालय की संरक्षण किया। नालंदा विश्वविद्यालय ने इसी दौरान कई सारे विदेशी छात्रों को, जैसे जो कि तिब्बत, चीन और सुदूर कोरिया से आए थे, उनको अपने ओर आकर्षित किया। नालंदा के बारे में हमारे अधिकांश ज्ञान एशिया के तीर्थयात्री भिक्षु जैसे कि युआनसांग और जिनजिंग की लेखन से ही आता है। नालंदा के सभी छात्रों ने बौद्ध धर्म में प्रचलित पंथ महायान के साथ साथ 18 हिनायान ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उनके पाठ्यक्रम में वेद, तर्कशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण, चिकित्सा जैसे विषय भी शामिल थे। तिब्बत की मशहूर बौद्ध सन्यासी जिनजिंग के हिसाब से नालंदा में धर्मगंज नामक एक महान पुस्तकालय था, जिनमें रत्न सागर, रत्नबोधि और रत्नरंजक नामक 3 बड़ी बहुमंजिले इमारतें थी। अब हम वीडियो के आरंभ में किए गए सवाल पे आते हैं कि आखिर नालंदा को किसने जलाया। इस चर्चा की पहले भाग में आते हैं कि नालंदा को ब्राह्मणों ने ही जला दिया। आइए इसके ऊपर दिए गए कुछ तर्कों की आलोचना करते हैं। मैडम रुचिका शर्मा का कहना है कि 2 ब्राह्मणों ने भिक्षा ना मिलने में क्रोधित होकर नालंदा को जला दिया। लो भाई, बहुत तथ्य और प्रमाण की बात करते हो, लेकिन बड़ी हंसी आती है आपका इस तथ्य पर। 1 मिनट के लिए हम आपके तथ्य को विश्वास कर लेते हैं कि सर्वशक्तिशाली ब्राह्मण मंत्र फूंक के बड़ी बड़ी इमारतें जला दिया करते थे। फिर अगला सवाल ये आता है कि आखिर ब्राह्मणों ने ये मंत्र का प्रयोग इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ क्यों नहीं किया, जब वे उनकी बहू बेटी की इज्जत लूट रहे थे। अब आते हैं तिब्बतीय पुस्तकों के ऊपर कि आखिर पुस्तकों ने क्यों नालंदा को जलाने की वजह ब्राह्मणों को ठहराया।
दरअसल 18वीं सदी के पग सामजून और 16वीं सदी के तारनाथ की किताब काल्पनिक अथवा किंवदंती के तौर पे पढ़ा जाता है। हालांकि इन पुस्तकों के एक भाग में ये भी लिखा गया है कि कैसे मुस्लिम लुटेरों ने एक भारतीय राजा की हत्या कर दी। लेकिन जो लोगों को एजेंडा चलाना है वो सिर्फ उनके एजेंडा के अनुकूल तथ्य पेश करते हैं और बाकी के तथ्यों को नकार देते हैं। वामपंथी इतिहासकारों का अगला तर्क ये है कि खिलजी के दिल्ली से बंगाल की चढ़ाई के रास्ते में नालंदा नहीं आता था और इसीलिए उसने नालंदा नहीं बल्कि बिहार शरीफ या फिर ओदंतपुर का विनाश किया था। पहली बात तो ये, आखिरकार वामपंथी इतिहासकार ने यह बात को मान ही लिया कि इस्लामिक आक्रांताओं ने ओदंतपुरी जैसे बुद्धिस्ट महाविहार का विध्वंस किया। लेकिन इसमें भी एजेंडा परोसने वाले इतिहासकारों की चाल सामने आ जाती है। राम पुण्यनी ने यह तक कह दिया कि ओदंतपुरी बुद्धिस्ट महाविहार था ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम इबादत गाह था जिसका नाम बिहार शरीफ था। अब आते हैं दूसरे तर्क की तरफ कि नालंदा खिलजी के बंगाल युद्ध अभियान के रास्ते पे नहीं आता था जबकि ओदंतपुरी आता था। जिसको थोड़ा सा भी भूगोल का ज्ञान हो वो ये अच्छी तरह जानता है कि ओदंतपुरी और नालंदा बेहद करीब में कुछ किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। ये दोनों की मध्ययुग के मगध में स्थित थे। अब अगर तर्क से देखें तो ये बात का ज्यादा संभावना है कि खिलजी पास में स्थित बुद्धिस्ट नालंदा महाविहार को विध्वंस करेगा, ना कि उसे छोड़ देगा। तो आखिर में यह सवाल आता है कि नालंदा का विध्वंस किसने और कैसे किया। 1922-21 में की गई पुरातात्विक सर्वेक्षण से ये बात का पता चलता है कि नालंदा के ऊपरी भाग में राख का एक मोटी परत जम गया था। ऐसी राख के मोटी परत नालंदा के कई इमारतों में देखने को मिलती है, जिससे ये बात का पता चलता है कि नालंदा भयंकर आग का आवेश में आ गया था। ऐसी भयंकर आग केवल गोला बारूद से संभव है, जो कि किसी सक्षम सेना के पास ही हो सकती है। अगर हम 13वीं सदी के भारत को देखें तो ऐसी सक्षम सेना केवल विदेशी आक्रांताओं के पास होने का ज्यादा संभावना था। नालंदा को खिलजी की सेना ने जलाया, इस बात को और भी पुख्ता करती है 13वीं सदी के तिब्बतीय अभिलेख। 12वीं और 13वीं सदी के तिब्बतीय अभिलेख ये बात को बताती है कि कैसे नालंदा के बौद्ध भिक्षु आक्रांताओं के बार से बच के तिब्बत को पलायन करते हैं। 13वीं सदी के तिब्बतीय अभिलेख में सबसे प्रभावशाली है बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी का अभिलेख। यह अभिलेख काफी उपयोगी है क्योंकि यहाँ धर्मस्वामी का नालंदा से पलायन करने वाले बुद्ध भिक्षु के साथ संवाद के विवरण प्रदान करते हैं। उन्होंने नालंदा पतन के बिल्कुल बाद ही इसके अवस्था के ऊपर काफी जानकारी प्रदान की है। उन्होंने ये बताया है कि नालंदा के विध्वंस कोई आकस्मिक कारण या भूल की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी योजना के तौर पे हुई, जिसमें और भी बौद्ध धर्म स्थान शामिल थे, जैसे कि बौद्ध गया। कमाल की बात यह है कि जिस बौद्ध गया को खिलजी ने 13वीं सदी में विध्वंस किया, उसी बौद्ध गया में करीब 800 साल बाद 2013 जुलाई 7 को इस्लामिक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने
करीब 10 बम धमाके किए थे। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा को बम से उड़ाने की साजिश की गई थी, जो कि बम डिफ्यूज स्क्वाड ने नाकाम कर दिया। खैर, धर्मस्वामी के अभिलेख के हिसाब से तुर्क हमलावरों का विध्वंस का सिलसिला करीब 1193 से लेकर 1205 तक चली। उनके हिसाब से तुर्क का सेना बौद्ध मठों के विध्वंस के बाद उसी मठों के पत्थरों को गंगा नदी में बहा देते। धर्मस्वामी आगे उनकी आंखों देखी हादसा का विवरण देकर बोलते हैं कि दरअसल इस्लामिक आक्रांताओं ने उदंतपुरी या फिर विहार शरीफ को सैन्य मुख्यालय के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहां से वे पास की महाविहार को आक्रमण करने जाते। इससे ये बात का पता चल जाता है कि कैसे नालंदा खिलजी के आक्रमण पथ में ना होने के बावजूद उसके द्वारा विध्वंस किया गया होगा। अब सारी चीजों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करने के बाद हम यह निष्कर्ष पे आते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा नालंदा को जलाने की बात केवल एक प्रपंच से ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल एजेंडा के चश्मे से इतिहास को देखने वाले लोग हमेशा किसी एक जाति या समुदाय को खलनायक के तौर पे पेश करती है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे किसी भी एजेंडा को बढ़ावा दिया जा सके।